Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आरबीएससी साइकोलॉजी की क्लास नंबर 5 है। देखिए, इसके पहले हमने 4 क्लासें ले ली है। आप आज व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, व्यक्तित्व का मापन जो है और जो व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधियां हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व के निर्धारक या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। मित्रों, व्यक्तित्व के निर्धारकों से तात्पर्य उन कारकों से होता है जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है जैविक कारक और दूसरा है पर्यावरणीय कारक। तो सीधी सी चीज़ है कि जो व्यक्तित्व का जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, जैविक कारक और दूसरा पर्यावरणीय कारक। तो सबसे पहले जैविक कारक को देखेंगे। ये वे कारक होते हैं जो व्यक्ति के आनुवांशिकता एवं जैविक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। देखिए, आनुवांशिकता मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, और जो जैविक प्रक्रिया व्यक्ति करता है उनसे संबंधित ही जैविक कारक होते हैं। मित्रों, कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक संरचना एवं शारीरिक स्वास्थ्य, कि व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना मतलब उसकी जो बनावट है शरीर की, एक तो वो प्रभावित करेगी, और दूसरा उसका शारीरिक जो स्वास्थ्य है कि वो स्वस्थ रहता है या नहीं रहता है, बीमार रहता है, ये चीज़ भी व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। देखिए, किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य उसके माता पिता से स्वास्थ्य से वंशानुगत होता है। ऐसा देखा गया है कि लंबे माता पिता के बच्चे भी लंबे होते हैं। माता पिता की त्वचा के रंग का प्रभाव बच्चे की त्वचा के रंग पर भी पड़ता है। अर्थात व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष के विकास पर जैविक कारकों पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो इसका प्रभाव मानसिक शील गुणों के विकास पर भी पड़ता है। साथियों, सीधी सी चीज़ है कि अगर माता पिता अगर लंबे रहेंगे तो ज़्यादा चांस यही है कि उनकी जो संतान है वो भी लंबी रहेगी। माता पिता का रंग अगर गोरा है तो उनकी जो संतान है उनका रंग भी गोरा रहेगा। तो सीधी सी चीज़ है कि शारीरिक संरचना व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। और जो उनका स्वास्थ्य है, अगर माता पिता स्वस्थ रहेंगे तो उनकी संतान भी स्वस्थ रहने की पूरी संभावना रहती है। और यदि मान लीजिए कि उसकी जो पुरानी जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, अगर उनमें कोई विशेष बीमारी चली आ रही है तो उस संतान में भी उस बीमारी के होने का बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। दूसरा आता है इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मित्रों, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, प्रेक्रियांस है, यौन ग्रंथियाँ हैं, ये भी व्यक्ति के शारीरिक विकास को नियंत्रित करती है। मित्रों, इनमें से जो हार्मोन निकलते हैं वो जो हार्मोन है कम निकलते हैं या ज़्यादा निकलते हैं, ये भी व्यक्तित्व का जो विकास है उसको प्रभावित करते हैं। साथियों, दूसरा देखेंगे पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारकों से मतलब है हमारे आसपास के वातावरण में जो कारक पाए जाते हैं और जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, वो सभी कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत आ जाते हैं। ये ऐसे कारक हैं जिनका संबंध व्यक्ति के बाह्य वातावरण, उसका समाज, उसकी संस्कृति से होता है। पर्यावरणीय कारकों में सामाजिक कारक भी आ जाते हैं, सांस्कृतिक कारक भी आ जाते हैं और आर्थिक कारक भी शामिल कर लिए जाते हैं। सामाजिक कारकों में व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका पालन पोषण किस प्रकार हुआ है, इन सभी का प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। माता पिता का बहुत अधिक सख्त होना या बहुत अधिक लाड़ प्यार करना, बच्चे की हर बात को मानना भी व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो सीधी सी चीज़ है कि ज़्यादा लाड़ प्यार भी संतान को नहीं देना चाहिए। उचित लाड़ प्यार देना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ज़्यादा लाड़ प्यार देने से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। मित्रों, परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी संबंध अच्छे होने पर बच्चों में आत्मविश्वास ज़्यादा आता है। देखिए, यदि माता पिता के आपसी संबंध अच्छे हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा बहुत ही कम होता है। देखो, होता तो सभी जगह लेकिन बहुत ही कम होता है, और लड़ाई झगड़ा एक सब अलग अलग तरीके से होता है। तो ये चीज़ भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करेगी। उसकी जो संतान है उनमें आत्मविश्वास ज़्यादा रहेगा, वो अन्य लोगों पर विश्वास करेंगे, आदि जैसे गुण उनमें विकसित हो जाते हैं। फिर बालक विद्यालय जाता है तो विद्यालय का जो परिवेश है, उसका जो मित्र समूह बनता है,
इन सभी कारकों का प्रभाव भी व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके अलावा व्यक्ति जिस संस्कृति में पला बड़ा होता है, वहाँ के तौर तरीके क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है, वहाँ का धार्मिक गुण क्या है, ये सभी चीज़ें भी व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है साथियों। तो पर्यावरणीय कारक में उसके सामाजिक कारक भी आ जाते हैं, उसके सांस्कृतिक कारक भी आ जाते हैं और उसके आर्थिक कारक भी आ जाते हैं। अब बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के आकलन के बारे में। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये व्यक्तित्व का आकलन। किस प्रकार से मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। हम अपने जीवन में अन्य व्यक्तियों को हमारे उनके साथ पूर्व अनुभवों, उनसे बातचीत द्वारा, उनको देखकर, अन्य लोगों या स्रोतों से उनके बारे में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व को समझने के हमारे प्रयास अनौपचारिक होते हैं, जो वस्तुनिष्ठता को कम कर सकता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उद्देश्यपरक और औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व का मूल्यांकन कहा जाता है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन को हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। तो साथियों आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आता है स्व प्रतिवेदन मापक, दूसरा आता है प्रक्षेपी तकनीकें और तीसरा आता है व्यवहार परक विश्लेषण। स्व प्रतिवेदन मापक का मतलब क्या होता है? उसके खुद के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा खुद का ही मापन किया जाता है तो वो स्व प्रतिवेदन मापक। प्रक्षेपी तकनीकों को पढ़ेंगे, व्यवहार परक विश्लेषण को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं स्व प्रतिवेदन मापक को। तो मित्रों स्व प्रतिवेदन मापक को पढ़ लेते हैं। स्व प्रतिवेदन मापक का जो अर्थ निकलता है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उससे स्वयं से ही जानकारियां एकत्रित की जाती है और उसके आधार पर ही व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। मित्रों व्यक्तित्व मूल्यांकन की इस परीक्षण विधि में व्यक्ति से स्वयं ठीक है, उससे खुद से उसके बारे में पूछकर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में प्रयोज्यों से विभिन्न कथन प्रश्नों पर अपनी अनुक्रिया देनी होती है। इन अनुक्रियाओं को अंक प्रदान किए जाते हैं। प्राप्त अंकों की व्याख्या को परीक्षण के लिए विकसित मानकों के आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है। कुछ स्व प्रतिवेदन मापक के रूप में उपयोग में ली जाने वाले व्यक्तित्व परीक्षण निम्न है। तो साथियों यहाँ स्व प्रतिवेदन मापक कुछ परीक्षण दिए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, जिसको MMPI भी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। MMPI आप इसको कह सकते हो शॉर्ट में। अब देखिए देख लेते हैं मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को। इस परीक्षण का विकास हाथवे एवं मैकिनले द्वारा किया गया है, तो नोट करके लिखिए। MMPI परीक्षण का निर्माण किसने किया? हाथवे एवं मैकिनले। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये इसको जरूर लिख लें। यह परीक्षण व्यक्तित्व से जुड़े विभिन्न मनोविकारों की पहचान करने में अत्यंत प्रभावी है। इसका परिशोधित रूप MMPI-2 भी उपलब्ध है। इसमें 567 कथन हैं और यह परीक्षण 10 उपमापनियों में विभाजित है। 10 भागों में इसको बांट रखा है। देखिए मित्रों MMPI जो परीक्षण है इसमें मनोविकार जो होते हैं उनकी पहचान करने के लिए ये परीक्षण बहुत ही प्रभावी माना जाता है। तो 2-3 चीज़ें जहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसका विकास किसने किया? तो हाथवे मैकिनले ने किया। किसकी पहचान है? तो मनोविकारों की पहचान है, तो ये प्रभावी परीक्षण है। साथियों दूसरा आता है आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ जिसको कहा जाता है, जिसको दिया था हेंस आइंजैक ने। इनके द्वारा विकसित इस परीक्षण में व्यक्तित्व के 2 आयामों अंतर्मुखता और बहिर्मुखता और सांवेगिक स्थिरता व अस्थिरता का मूल्यांकन किया जाता है। अंतर्मुखता बहिर्मुखता का ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम में आ चुका है। ये किसने दिया था? हेंस आइंजैक ने। सांवेगिक स्थिरता और अस्थिरता ये भी किसने दिया है? आइंजैक ने। अब देखिए मित्रों बाद में इसमें तीसरा आयाम मनस्थापिता को जोड़ा गया। इससे ग्रसित व्यक्ति में भावनाओं की कमी, लोगों के साथ कठोर अंतःक्रिया करना, आक्रामकता, समाज विरोधी, अहम केंद्रितता और संबंधी समस्याएं
होती है जो लोग मनस्तापिता से ग्रसित होते हैं। तो ये तीसरा प्रकार भी इन्होंने इसमें सम्मिलित कर लिया था। नेक्स्ट आता है साथियों 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। मित्रों, जिसको आप 16 P, एप, क्यू भी कह सकते हो। P का मतलब होता है पर्सनैलिटी, एप का मतलब होता है फैक्टर और क्यू का मतलब होता है क्वेश्चनेयर। मतलब 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली ये दिए थी मित्रों। RB केटल के द्वारा ये प्रश्नावली दी गई थी। यह परीक्षण केटल ने विकसित किया। डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने दी, तो आपका आंसर रहेगा RB केटल के द्वारा। इस परीक्षण का उपयोग उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एवं वयस्कों के लिए किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि यह परीक्षण उच्च स्तर पर उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए ये परीक्षण उपयोगी नहीं माना गया। यह परीक्षण व्यावसायिक निर्देशन में उपयोगी है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 16 P प्रश्नावली किसमें उपयोगी है? व्यावसायिक निर्देशन देने में। इसके अलावा भी मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए अनेक स्व प्रतिवेदन मापक प्रचलित है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी व्यक्तित्व परीक्षणों के उपयोग एवं इनसे प्राप्त परिणामों की व्याख्या के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान, प्रशिक्षण एवं कौशल की आवश्यकता होती है। अतः इनका उपयोग एक मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया जाता है। साथियों, जो ये केटल की प्रश्नावली है, फिर MMPI है, ये चीज़ें हर कोई यूज नहीं कर सकता, सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही इनको यूज करते हैं। अब देख लेते हैं प्रक्षेपी तकनीकों को। तो सबसे पहले प्रक्षेपी तकनीकों को समझना जरूरी है मित्रों। प्रक्षेपी तकनीकों का मतलब है जिसमें जो व्यक्तित्व का मापन करे और उसका निष्कर्ष बिल्कुल वस्तुनिष्ठ निकले, तो वो प्रक्षेपी तकनीक का एक गुण होता है। प्रक्षेपी तकनीकी में व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसका? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। और प्रक्षेपी तकनीक को तकनीकें जो हैं उनके जो जनक हैं वो सिगमंड फ्रायड है। कौन है प्रक्षेपी तकनीकों के जनक? सिगमंड फ्रायड इसके जनक माने जाते हैं मित्रों। तो अचेतन मन के आधार पर व्यक्ति को के सामने कुछ अदृश्य या फिर अस्पष्ट या फिर ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट समझ में नहीं आती है और व्यक्ति उनका अर्थ अचेतन, उनका जो अर्थ है अचेतन मन के आधार पर निकालता है, वो ही प्रक्षेपी तकनीकें कहलाती है मित्रों। प्रक्षेपी तकनीकें मुख्य रूप से यहाँ दी हुई है। सबसे पहले इन्होंने दे रखी है रोर्शिया का शाही धब्बा परीक्षण। तो देखिए रोर्शिया का शाही धब्बा परीक्षण पढ़ेंगे, रोर्शिया इंक ब्लॉक टेस्ट, रोर्शिया का शाही धब्बा परीक्षण। मित्रों, यह परीक्षण हरमन रोर्शिया द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? हरमन रोर्शिया। हर शिक्षक भर्ती रीट है, सीटेट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के लिए। रोर्शिया शाही धब्बा परीक्षण मित्रों, जनक हैं इसके हरमन रोर्शिया। इसमें 10 शाही धब्बे जैसे चित्र वाले 10 कार्ड होते हैं। तो कुल कार्डों की संख्या पूछ ली जाती है कि रोर्शिया शाही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर रहेगा 10। प्रत्येक शाही धब्बा 7x10 के आकार के कार्ड के ठीक बीच में मुद्रित होता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये मिल जाती है कि रोर्शिया शाही धब्बा परीक्षण में जो कार्ड बने होते हैं उन कार्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो आपका आंसर रहेगा 7x10 का ये कार्ड होता है। प्रयोज्य का मतलब जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। इन शाही धब्बों को देखकर यह बताता है कि वह इस कार्ड में क्या देखता है। देखिए उसको ये ऐसी आकृति दिखाई जाती है और फिर उससे पूछा जाता है कि भाई आपको इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। प्रयोज्य की इन अनुक्रियाओं की व्याख्या अंकन करने के लिए एक विस्तृत पद्धति भी तैयार की गई है। इस परीक्षण को उपयोग एवं परिणामों की व्याख्या के लिए कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो मित्रों ऐसा कार्ड होता है रोर्शिया शाही धब्बा परीक्षण में। कुल कार्डों की संख्या 10 होती है, 7x10 का ये कार्ड होता है और इसके जनक कौन है? हरमन रोर्शिया। मन के कौन से स्तर का अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन का। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे कथानक संप्रत्यय परीक्षण, TAT, थिएमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में, कई बार, कोई गिनती नहीं है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है टेट वाला। तो मित्रों यह परीक्षण मॉर्गन एवं मुरे द्वारा विकसित किया। सबसे पहले जनक लिख लीजिए
कथानक संप्रत्यय परीक्षण के जनक कौन है? मॉर्गन एवं मूरे। इसमें काली और सफ़ेद रंगों के चित्र वाले 30 कार्ड और एक खाली कार्ड होता है। मतलब कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, या कोई कहता है कि सर 30 ही कार्ड होते हैं। तो ये देखो आरबीएससी बोर्ड की बुक में अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि 30 तो काली और सफ़ेद रंग वाले कार्ड होते हैं चित्र वाले, और एक कार्ड होता है जो खाली होता है। एक प्रयोज्य के लिए 20 कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं। इन कार्ड पर कुछ चित्र छपे होते हैं। इन कार्ड को एक एक करके प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोज्य को उसमें छपे चित्र के आधार पर एक कहानी लिखने को कहा जाता है। इसके लिए उसे कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं, जैसे इस चित्र में क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, चित्र में प्रस्तुत विभिन्न पात्र क्या सोच रहे हैं या क्या अनुभव कर रहे हैं आदि। इस प्रकार के प्रश्न उसमें लिखे होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर प्रयोज्य कहानी लिखता है। उत्तर के आधार पर प्रयोज्य के अभिप्रेरणा का मापन किया जा सकता है। प्रयोज्य में उपलब्धि अभिप्रेरणा है या शक्ति की अभिप्रेरणा है आदि। टीएटी कार्ड पर आधारित कहानी के मूल्यांकन के लिए विशेष अंकन पद्धति बनाई गई है। यह अंकन एक मानक प्रक्रिया के तहत किया जाता है, इसलिए इस परीक्षण का उपयोग भी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। बच्चों के लिए इस परीक्षण का अनुकूलन भी किया गया है। यह परीक्षण चिल्ड्रन एप्रिशिएशन परीक्षण कहा जाता है। तो साथियों देखो, ये तो था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें कुल कार्डों की संख्या होती है 30 प्लस एक खाली कार्ड होता है सादा। फिर व्यक्ति को 20 कार्ड दिखाए जाते हैं और अंत में वो जो खाली कागज है उस पर कहानी लिखने का आदेश दिया जाता है। मित्रों, तो रंगीन चित्र बने होते हैं। और देखिए, ये तो बड़े व्यक्तियों के लिए था, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऐसा ही परीक्षण बनाया गया जिसको CAT कहा गया। क्या कहा गया? CAT कहा गया। नेक्स्ट आज का अंतिम टॉपिक देखेंगे, वाक्य पूर्ति परीक्षण। देखिए, इस परीक्षण में अनेक अपूर्ण वाक्यों को प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जो वाक्य अपूर्ण होते हैं और जो प्रत्येक वाक्य है वो मैं शब्द से शुरू होता है, जैसे मैं, मुझे, मेरे, मुझसे, मुझ में, मुझ पर, इस प्रकार से ये वाक्य शुरू होते हैं। प्रयोज्य को इन वाक्यों को पूर्ण करना होता है। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे मेरे पिता, मुझे सबसे अधिक डर, मेरा जीवन। तो सीधी सी चीज़ है मित्रों, मैं से ये शुरू होते हैं ये जो अधूरे वाक्य है, और इनको कौन पूरा करता है? जो प्रयोज्य होता है, जिसके ऊपर प्रयोग मतलब जिसका व्यक्तित्व मापन किया जाता है, वही इन वाक्यों को पूरा करता है। तो मित्रों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक कर देना, और चैनल पर बिल्कुल प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन